हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। और ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर 3 भी समाप्त हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में कुछ अलग नहीं करना है, हमें रैखिक समीकरण ही सॉल्व करना है और हमें जो विधि अच्छी लगे उस विधि से सॉल्व करना है। कोई विधि निश्चित इसमें नहीं है, लेकिन करना क्या है, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि इसमें हम वे प्रश्न सॉल्व करेंगे जो वास्तव में तो रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन हम उन्हें रैखिक समीकरण के रूप में बनाकर सॉल्व करेंगे। सर बात पल्ले नहीं पड़ी जो चीज़ आप बताएं। अभी मैं आपको आपके एक्सरसाइज के प्रश्न से समझाऊंगा तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक सेकंड रुकिएगा, हम निकालते हैं आपका बुक और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। और पहला है, पहले में 4 क्वेश्चन है, 4 नहीं 6 क्वेश्चन है, नहीं 8 क्वेश्चन है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है देखिए। 1/2x बता दूंगा तो आप खुद कर लेंगे, मुझे करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस 1/3y इज इक्वल टू में 2, ये पहला समीकरण है। और दूसरा दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू में 13/6। सर ये कैसे, इसमें भी अच्छा हल करने का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना भाई। हाँ सर, हल करने का मतलब x और y का मान निकालना और इन समीकरणों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। तो क्या करेंगे, इनका क्या दोनों सेम है क्या? नीचे 3 है, नहीं है तो 3 2 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 6। तो पहले इन समीकरण में 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का मल्टीप्लाई कीजिए। सर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/x और क्या हो जाएगा, और सर हो जाएगा प्लस 2y। अरे यहाँ पे 6 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 2 बार में कटेगा और यहाँ पे अगर 6 का करते हैं तो 2 से 3 टाइम्स में कटेगा और इक्वल टू हो जाएगा सर 2 की जगह 12। ठीक है, ठीक है सर। इसमें कीजिए फिर 6 का मल्टीप्लाई, इसमें भी क्योंकि 3 रहता है तो बस 3 का ही करते हैं, तो 6 का करते हैं, 3 2 जा 6 तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सर इसमें भी आएगा 2x 2/x प्लस सर आएगा 3/x इक्वल टू सर आ जाएगा 13, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा। सर इससे भी करने से कोई फायदा है नहीं। सर अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे हल करें। हमने बोला भाई रिलैक्स थोड़ा सा रहिए ना, चिंता करने की आवश्यकता क्या है, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। इसको मान लीजिए, माना 1/x इक्वल टू में p और माना 1 या p मत मानिए, m मान लीजिए या a मान, हाँ a मान लीजिए सबसे अच्छा। माना 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू में b। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3a हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2b और ये हो जाएगा सर क्या 12। सेम इसमें देखिए क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b और प्लस सर हो जाएगा 13। अरे सर ये तो रैखिक समीकरण बन गया। अब मैं आपसे पूछूं क्या आप इसको हल कर सकते हैं? सर हम बिल्कुल इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए x का मान निकालना है, सर निकाले? हाँ बिल्कुल निकालिए। तो आप जिससे मनुष्य निकालिएगा, हम निकालते हैं इससे पीछे जो हम पढ़ के आए हैं व्रज गुणनखंड विधि था ना, व्रज गुणन विधि था ना, उसी सा कौन सा विधि था एक बार मुझे देख ले। व्रज गुणन विधि था ना, नाम उसका शायद क्या विधि था यार, व्रज गुणन, हाँ व्रज गुणन विधि था, तो हम उसी से निकालेंगे। चलिए तो यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी है, a मतलब x, जो x की वैल्यू निकालनी थी तो वो क्या होता था उसका फॉर्मूला, ये चलिए हम उससे ही निकालते हैं, विस्थापन विधि से ही। चलिए तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को, आपको फॉर्मूला नहीं याद है इसलिए आप कह रहे हैं, तो दोनों विधि से मैं निकाल कर बता दूंगा। चलिए पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं व्रज गुणन विधि से, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो a इक्वल टू में क्या होता है, b1 c2 प्लस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1। a की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। चलिए तो b1 क्या हो जाएगा सर 2, c2 क्या हो जाएगा c2, तो इसके लिए तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो c2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये,
इधर अगर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0 और ये -13 इक्वल टू 0। C2 13 प्लस B2 3 हो जाएगा और C1 माइनस में 12 और B1 B2 क्या हो जाएगा, B1 सर 3, B2 सर 3, A1 क्या हो जाएगा, A2 2 और B1 2। सॉल्व कर दीजिए बस, AB की वैल्यू निकल जाएगी। ट्वेल्व का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -36, नाइन माइनस में 4, 9 माइनस में 4, 3 3 9 माइनस 4। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 42 -62 अपॉन में 5, इसकी वैल्यू निकल के आ गई ए की, -62 अपॉन में 5। ठीक है, अब हम निकालना है किसकी, क्या हमें यहां पे ए की वैल्यू निकालनी थी, क्या हमें यहां पर ए की वैल्यू निकालनी थी, नहीं, किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। हमें यहां पे किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। कहीं साइन कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। B1 2 और C2 -13, यहां तक चीजें ठीक है। फिर 12 13 कुछ तो गलत हो रहा है ना, कुछ तो गलत हो रहा है ना, क्या गलत हो रहा है भाई, चेक कीजिए एक बार आप लोग भी। अरे एक छोटी साइन कर देगी पूरा कमाल। सर यहाँ पे माइनस था, अरे आप लोग नहीं बताया ना, तो जब यहाँ पे माइनस था और ये मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये चीजें क्या हो जाएंगी, वही हम भी बोले भाई बहुत बड़ा आ गया, ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये चीजें सर 10, बहुत बढ़िया, अपॉन में 5 कट कर दीजिए सर 2। अब क्या हमें इस a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू नहीं, ये तो आप मान लिए हैं, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी। कोई बात नहीं, a इक्वल टू कितना है सर, a इक्वल टू 1/x, तो 1/x इक्वल टू हो गया क्या 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से निकालते हैं हम, जो रैखिक समीकरण नहीं है उन्हें रैखिक समीकरण मान के बनाते हैं पहले और फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने x की वैल्यू निकाल कर रख दिया, y की वैल्यू भी निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, b निकालेंगे पहले हम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर C1A2 माइनस में C2A1 अपॉन में A1B1 माइनस में A2B1। C1 की वैल्यू कितनी है सर, -12। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 सर A2 की वैल्यू 2, देख लीजिए 2, मुझे यही वाली विधि अच्छी लगती है। माइनस में C2 की वैल्यू कितनी है, आपको इतना बताना पड़ रहा है ना कि किसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं अगर अपने से करना हो तो जल्दी जल्दी करता। C2 की वैल्यू कितनी है -13, A1 की वैल्यू कितनी है सर जी 3, A1B1 ये तो सर जी यहीं वाला है, यहीं पे देखिए स्टेप छोटा हो जाता है, तो 3 × 3 लिख दीजिए या डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिए 9 - 4, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ आया था और यहाँ पर भी वही चीज़ें आएंगी।
-24, 12 दूना 24, तो -24 और माइनस ये भी और माइनस ये, ब्रैकेट खुल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 39 प्लस 39 अपॉन में 5। सॉल्व करेंगे सर, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस सर हो जाएगा 15 अपॉन में 5। b इक्वल टू आ रहा है कितना 3, और b कितने किसके बराबर है 1/y के, तो 1/y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। हो गया, x और y की वैल्यू आपके सामने आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब देखिए मैं इसको एक और विधि से सॉल्व करके बता दे रहा हूं, यहीं पे रखिएगा। x की वैल्यू जो आई है क्या आई है 1/2 और y की वैल्यू क्या आई है 1/3। इसको एक और विधि से सॉल्व करके बता दे रहा हूं, विस्थापन विधि से। देखिएगा दोनों विधि से आंसर जो आएगा आपका सेम आएगा। चलिए आंसर देख लीजिएगा अपना। विस्थापन विधि से करने के लिए सर मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिस्थापन नहीं लगा रहा हूं, विस्थापन प्रतिस्थापन मुझे सबसे भद्दा लगता है। सर विस्थापन विधि से करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, तो या तो सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए या तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा सर 6a यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, तब इसको इधर कर दीजिए कैसे 12 और इसको इधर कर दीजिए कैसे 13। समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर समीकरण 2 पहले लिख लीजिए। किसमें गुणा कर रहे हैं भाई, दोनों में तो गुणा कर। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर और समीकरण 2 में जब इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं तो समीकरण 2 में किसका गुणा करें 2 का गुणा कीजिए, और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर, तो दोनों बराबर करना आता है ना, कोई एक भी चीज 1 से घटाने पर है। चलिए देखिए अब इसमें 3 का हम गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सर 9a प्लस 6b इक्वल टू 36। ये क्या हो जाएगा सर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4a प्लस 6b और इक्वल टू 26। घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, b कट जाएगा, माइनस करेंगे तो 5a और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/5 अपॉन में इक्वल टू 2, और एक इसके बराबर है 1/x के, तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 1/x इक्वल टू 2, तो सर x इक्वल टू 1/2, और आप व्रज गुणन विधि से भी यही आंसर लेकर आए हैं। अब फिर सर हमें b ज्ञात करना है, तो b ज्ञात करने के लिए जो a की वैल्यू 2 आई है, किसी एक समीकरण में हम समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा सर 3 × 2 प्लस में 2b इक्वल टू में 12 इक्वल टू में 12, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 2b इक्वल टू में 6, तो b इक्वल टू में 6/2 इक्वल टू में 3, तो 1/y इक्वल टू होगा 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1/3। किसी भी आप तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, आंसर में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रकार से, एक क्वेश्चन इसी प्रकार से हम और सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा सॉल्व करें, छठवां वाला सॉल्व करते हैं, क्योंकि और सब तो देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा हल भी करना होगा, ये सिंपल था, यहाँ से देखिए सारे क्वेश्चन आपको सिंपल दिखाई देंगे। कहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक सिंपल क्वेश्चन दिखाई देंगे 1/x, यहाँ से आपको फोर्थ तक क्वेश्चन सिंपल दिखाई देंगे, फिफ्थ से थोड़ा सा हल करने वाले आ जाएंगे। तो पहला वाला मैं फिफ्थ वाला ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद से आप फोर्थ तक तो जैसे मैंने कहा वैसे ही होगा, फिफ्थ से थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, तो मैं फिफ्थ वाला बता देता हूँ, फिर 8 तक हल करना है तो आप 8th वाला कीजिएगा भाई। फिफ्थ वाला देखिए दिया हुआ 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू में 5, और दूसरा दिया हुआ कैसे 8x माइनस 7y इक्वल टू में 15 इक्वल टू में 15। इसको अब सॉल्व करना है, कैसे करेंगे
एक्स वाई का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए पहले, 7x माइनस में 2y इक्वल टू में 5xy। अब कुछ बच्चे खुश, सर समीकरण बन गया, सर समीकरण बन गया। अरे बकलो, समीकरण कहाँ बन गया? इधर xy कहाँ होता है? c तो चर मुक्त होता है, तो इसको चर मुक्त करना पड़ेगा। कैसे करें सर? कुछ मत कीजिए, मैं बताता हूं। xy का भाग दे दीजिए, इसमें xy का भाग देने पर ऐसे ही करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे हम समीकरण बनाएं। तो ये क्या बन जाएगा? भाग देने पर क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 7x अपॉन में xy, तो x x कट जाएगा तो y बचेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या हो जाएगा? 7/y। 2y दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू में 5 इक्वल टू में 5। अब फिर वही चीज है, हमने मान लेते हैं क्या? 1/y इक्वल टू में a और 1/x इक्वल टू में b। अब समीकरण क्या हो जाएगा? 7a माइनस में 2b इक्वल टू में 5। इसको भी सेम उसी तरह कीजिए सर। 8x, समीकरण तो आप सॉल्व खुद ही कर लेंगे। 8x प्लस 7y इक्वल टू में 15xy इक्वल टू में 15xy। फिर xy का भाग दीजिए, भाग देने पर क्या हो जाएगा? 8/y प्लस 7/x इक्वल टू में 15। फिर ये क्या हो जाएगा सर? 8a प्लस 7b इक्वल टू में 15, सॉरी प्लस 15। ये समीकरण 2 बन गया और ये समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए। अब समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए। दो समीकरण क्या क्या बने? 7a माइनस 2b इक्वल टू 5। जिस विधि से आप चाहे हल कर लीजिए। 8a प्लस 7b इक्वल टू में 15। दो समीकरण मैंने बना के आपको सामने दे दिए। फिर जैसे a का मान आएगा फिर 1/a इक्वल टू 1/y रख दीजिए, y की वैल्यू। फिर जो b का मान आएगा b इक्वल टू 1/x रख दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब अगर आपको यहां तक चीज समझ में आई तो फिर दूसरा वाला क्वेश्चन है। बस इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे और 2 क्वेश्चन में, इसमें भी देखिए 3 क्वेश्चन है जो आपको घर से करना है, होमवर्क है आपके। क्योंकि नहीं करेंगे, मैं ही सारी चीज़ें बता दूंगा तो आपको वो तरीके निकालना नहीं आएंगे। अब देखिए मैं बता रहा हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो चीज़ें हम बताते हैं वो आपको लगेगा बहुत ईजी है। जब करने जाएंगे तो नई चीज़ें समझ में आएंगी, और वही चीज़ चाहिए जब आपको नहीं समझ में आएंगे तभी आप लगाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं इसका पहला आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 2 के पहले में क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे, ऋतु धारा अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तैर सकती है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। चार किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा, जल में चलने की चाल तथा धारा की चाल क्या आती है? चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको लगा सर मैं प्रश्न पढ़ रहे हैं सर, अरे समझ, जब तक प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे चीजें नहीं समझ में आएंगी। देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ता हूं और आप भी ध्यान से पढ़िए। ऋतु
क्या बोल रहा है, एक बच्ची है रीतु जो धारा के अनुकूल कैसे चलती है, धारा के अनुकूल पहले चल रही है। तो जो धारा के अनुकूल चल रही है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, वाह भाई, धारा के अनुकूल कैसे चल रही है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। और फिर वो स्टार्ट करती है धारा के प्रतिकूल चलना। और वो धारा के प्रतिकूल कैसे चल रही है, धारा के प्रतिकूल चल रही है 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अरे भाई, कुछ धारा भी तो अपना वो लगाता है ना, क्या कहते हैं उसको, अवरोध। तो वो अवरोध लगा रहा है। तब इसको करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, इस चीज को आपको सोचना होगा। ठीक है, तो इस चीज को सोचने के लिए हम लोग पहले लेंगे क्या, ये चीज हमें सोचनी होगी। तो धारा के अनुकूल तो देखिए, धारा की भी कुछ ऐसी स्पीड होती है। मान लीजिए इधर से हम आ रहे हैं, इधर से धारा आ रही है, धारा आ रही है तो हमको रोकेगी। और ये देखिए, इधर से धारा है, इधर से हमें, तो बल लगता है ना दोनों। और इधर धारा भी जा रही है और इधर हम भी जा रहे हैं, तो धारा ही हमको थोड़ी सी सपोर्ट कर देती है। तो कैसे इसको हम लिखेंगे सर, तो देखिए पहले मानेंगे, माना, देखिए माना रीतु का चाल निकालेंगे। देखिए कुछ बच्चे क्या कहते हैं, धारा के अनुकूल ले लेते हैं और धारा के प्रतिकूल ले लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, हम स्थिर पानी में रीतु का चाल लेंगे। ठीक है, माना स्थिर पानी में रीतु का चाल, सोचा एक भर लू, फिर गया था, लेकिन फिर बोला नहीं। माना स्थिर धारा में रीतु, स्थिर धारा नहीं, स्थिर पानी में, पानी में रीतु का चाल x है। ठीक है, और तब, और धारा की चाल, धारा की चाल माना क्या है, y है। धारा की चाल माना क्या है, y है। तब अब आगे चीजें हल कीजिए। तब धारा के अनुकूल रीतु की चाल क्या होगी, धारा के, देखिए यहां से कैसे निकालेंगे, धारा के अनुकूल रीतु की चाल, धारा के अनुकूल रीतु की चाल क्या हो जाएगी, x + y। जैसे मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं और कोई आपको और पीछे ढकेलते हुए दौड़ रहा है, तो उसकी चाल आपकी चाल दोनों ऐड हो जाएगी, आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल रीतु की चाल क्या हो जाएगी सर, धारा के प्रतिकूल रीतु की चाल, जो रीतु की चाल है उसमें से माइनस हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको दौड़ रहे हैं और आपको कोई पीछे से खींचता जा रहा है, आप दौड़ रहे हैं, पीछे से कोई खींचता जा रहा है, तो आपकी जो चाल है उसमें से उसकी चाल माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल रीतु की चाल आ जाएगी। अब हम चलेंगे प्रश्न पहले, रीतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है। तो देखिए हम पढ़े होंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। इसी क्वेश्चन से करेंगे। तो धारा के अनुकूल रीतु का चाल क्या है, x + y, और उसमें कैसे तय कर रही है, 2 घंटे में तय कर रही है। दूरी क्या है, 20 किलोमीटर। और अच्छा सॉरी, घंटा अपॉन में किमी। तो यहाँ पे मैंने चाल तो माना लेकिन उसका मात्रक नहीं मारा, घंटा अपॉन में किमी। चलिए, तो रीतु धारा के अनुकूल चाल क्या है, रीतु की धारा के अनुकूल चाल है x + y, और उस समय कितनी दूरी तय कर रही है, तो 20 किलोमीटर कितने टाइम में सर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। और कितने देरी में सर जी, 2 घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रही है और कितने देरी में, तो सर जी 2 घंटे में। अब यहां से अगर आप सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, 10, तो x + y = हो जाएगा 10। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब हम धारा के प्रतिकूल की बात करते हैं। तो धारा के प्रतिकूल रीतु की चाल x - y, और दूरी कितनी तय कर रही है, 4 किलोमीटर, कितने देर में, 2 घंटे में। तो x - y = 2, समीकरण 2 हो गया। अब ये तो समीकरण खुद अपने आप बना हुआ है, बस जोड़ दीजिए। क्या पूछा है, तो जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब x और y ज्ञात करना है, तो बस कर दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, और 2 को
जोड़ने पर क्या चीज़ें आ जाएंगी सर? आ जाएंगी x प्लस वाई इक्वल टू में 2, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू में 10 और x माइनस वाई इक्वल टू में 2। y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 6 प्लस वाई इक्वल टू में 10, तो y इक्वल टू में 10 माइनस 6 इक्वल टू में 4, तो y इक्वल टू में 4। यहाँ पे आगे y की वैल्यू और यहाँ पे आगे 6 की वैल्यू। क्या यहीं पे हमारा सॉल्यूशन हो गया? नहीं, आप ऐसे लिखेंगे कि क्या पूछा था? तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल। तो स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, उत्तर लिखना आपको आना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका मैथ का चैप्टर 3 यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी समाप्त हो गए। अब इसके बाद से शायद आपका द्विघात समीकरण है। तो आप पहले इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, समझिए और देखिए चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं। चीज़ों को समझना और करना और पढ़ना प्रारंभ रखिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।